सीटेट एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हमने इस क्लास में लिया है। जिस प्रकार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, सीटेट एग्ज़ाम पूछता है, IQ बेस्ड प्रश्न हैं, तो इस क्लास में दिए गए हैं। कुछ प्रीवियस ईयर भी हैं और कुछ नए भी प्रश्न जुड़े हैं इस क्लास में। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी इस क्लास को अटेंड करें। पहला प्रश्न है, विकास X से Y की ओर बढ़ता है। विकास X से Y की ओर बढ़ता है। विकास किस प्रकार बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से सरल की ओर, बाह्य से केंद्र की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विकास एक सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास कैसा बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल से स्पेसिफिक की ओर। तो जैसे कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी विद्यार्थी होते तो उनके लिए इंग्लिश भी ली गई है इस क्लास में। बायलैंग्वेज पढ़ाते हैं, बायलैंग्वेज इस प्रकार। दूसरा प्रश्न है, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है? किशोरावस्था, शिशुअवस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था। विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वह कौन सी अवस्था है जिसमें सक्रिय खोज पर बालक सक्रिय खोज की करने लगता है? किशोरावस्था, शिशुअवस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था। विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन्स संबंधी परिवर्तन होते हैं? किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है। भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रक्रिया है। जीन पियाजे मानते थे कि चिंतन भाषा का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक पृथकीकरण यहाँ से ये प्रश्न का जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन यहाँ से कट गया। पृथकीकरण, दूसरे बच्चों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते बिना, ये यहाँ से गलत हो गया। संकेत और मदद अधिगम गति में अवरोध पैदा करता है, अवरोध यहाँ से गलत हो गया। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, डी इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, समायोजन घटित होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। बच्चे अपने स्कीमाओं को असंबद्ध खंडों में बांट देते, असंबद्ध खंड, यहाँ से ये गलत हो गया। बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करते, ध्यान केंद्रित, यहाँ से ये गलत हो गया ऑप्शन।
अब बच्चे आपके पास पहला और दूसरा, तो इसमें से चेक करते हैं। बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमों में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। बच्चे अपने वर्तमान स्कीमों में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। ए से बेस्ट है बी। बी इसका आंसर सही है। प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? ये हैं आत्मकेंद्रीकरण, बाह्य अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता, कार्यात्मक अटलता। प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? सृजनात्मकता के, क्रिएटिविटी। अगला प्रश्न है, अभिकथन कक्षा में पिंड समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। तर्क है कि उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यान शिक्षण, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। वाइगोस्की के अनुसार न वो निष्क्रिय है, न व्याख्यात्मक है, न उद्दीपक है। यह है कैसा? सहभागी अधिगम। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? मानकीकृत पाठचर्या की नहीं करती है, पुरस्कार और दंड की भी नहीं करती है, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना, योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना, इसकी भी नहीं करती है। ये करती है व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। अगला प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि किस प्रकार की है? सभी विद्यार्थियों में एक समान स्तर होते हैं। एक समान, ये गलत है। एक समान किसी की बुद्धि नहीं होती है। एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है। कोई जैविकीय आधार नहीं है, ये यहाँ से गलत हो गया। इसके बाद जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्थिर, यहाँ से ये गलत हो गया। कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? वह पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते। लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? वह पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते। वह विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेटते हैं। 2 चरणों को, वह विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में नहीं 3 चरणों में होना चाहिए, तो यहाँ से गलत हो गया। उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया। उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है।
तो उन्होंने बच्चों को हिंस की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया था। सी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है? पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है? स्त्रियों की जन्मजात क्षमताओं के चित्रण का, जेंडर पक्षपात का, जेंडर समानता का, जेंडर समता का। प्रश्न क्या कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है? यह है जेंडर पक्षपात का। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? निम्नलिखित में से समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? उनकी प्रत्यास्मरण की योग्यता के परीक्षण द्वारा ये गलत है। उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा, उनकी नकल करना यहाँ से, उनकी वर्तनी की परिशुद्धता की गणना द्वारा, परिशुद्धता यहाँ से गणना करना यहाँ से गलत हो गया। समालोचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाता है कि उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण के द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? यह छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। वे मूल्यांकन के सख्त ढांचे संरचनाओं पर आधारित हैं। वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है। तो इसका आंसर है वे मूल्यांकन के सख्त ढांचे यहाँ से। अगला प्रश्न, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किस कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? अभी सारी चिंतन का नहीं, कंठस्थीकरण का भी नहीं, निष्क्रिय का भी नहीं, ये करना चाहेंगे स्वचिंतन का। अगला प्रश्न है, यदि छात्र आपके विद्यालय में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें अनदेखा करेंगे। अनदेखा करना यहाँ से ये गलत हो गया। क्या छोड़ देंगे और उन्हें माता पिता को शिकायत करेंगे, छोड़ देना यहाँ से गलत हो। उन्हें ध्यान ना देने के लिए दंडित करना, ये यहाँ से गलत हो गया। अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करेंगे। डी इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? चिकित्सकीय, दानशीलता, सामाजिक, मानवीय अधिकार।
विकलांगता व्यक्ति और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? सामाजिक। विकलांगता व्यक्ति के सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? ये देता है सामाजिक। अगला प्रश्न है, कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा? गर्व, आनंद, उम्मीद। बोरियता ये हतोत्साहित करेगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। अभाव होना, यहाँ से ये ऑप्शन गलत हो गया। अपने सहपाठियों की तुलना करना, यहाँ से गलत हो गया। यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देना यहाँ से गलत हो गया। समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं, डी इसका आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अवधान न्यूनता अति क्रिया विकार वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम पहुंच, विभिन्न संवेगों का उद्दीपन, प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूह में प्रस्तुत करना, बिना किसी अंतराल के लंबी व्याख्या करना। लंबी व्याख्या करना, यहाँ से ये गलत हो गया। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अवधान न्यूनता अति क्रिया विकार वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम पहुंच, विभिन्न संवेदों का उद्दीपक, प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधित समूह में प्रस्तुत करना। ये करेगा लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम पहुंच। अगला प्रश्न है, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोकना। तो यहाँ से गलत हो गया। विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयता में वर्गीकृत करना। आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? आकलन करने का मुख्य कारण उनका क्या है? अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों को पहचानना। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती? सहपाठी, सहभागिता, अन्वेषण, अधिगम, पारस्परिक शिक्षण। ये तो देते हैं लेकिन व्यवहार अनुकूलन नहीं देते। विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? निष्क्रिय अनुकरण, पुरस्कार और दंड, कंठस्थीकरण, जिज्ञासा और अन्वेषण। विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? निष्क्रिय, पुरस्कार व दंड, कंठस्थीकरण नहीं।
सीखती जिज्ञासा और अन्वेषण के द्वारा सीखती। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? अनुरूपक चिंतन, बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतीकरण, प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना, प्रकारात्मक स्थिरता, ये बाधक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत पड़ती है? प्रयोग के चरणों का विवरण, समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन, गणितीय संक्रिया की नियत प्रणाली का दोहराव, पाठ्यपुस्तकों में दी गई विभिन्न घटनाओं की परिभाषाओं का स्मरण। निम्नलिखित में से किसमें अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत पड़ती है? परिभाषाओं स्मरण करना यहाँ से गलत, दोहराव यहाँ से गलत, प्रयोग के चरणों का विवरण, समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। तो बाह्य अभिप्रेरणा नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। अगला प्रश्न, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं। निष्क्रिय रूप से यहाँ से गलत हो गया। संसाधन केवल दिखावे के लिए होते हैं, ये भी। बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। आकलन को अधिगम से परे एक अलग गतिविधि के रूप में किया जाता है, अलग नहीं। बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन है कि अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तर्क है कि भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैव की परिपक्वता पर निर्भर है। ये तो सही है, लेकिन और गलत है। अधिगम का सामाजिक रचनावादी, ये तो सही है। भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है, तो ये सही है और गलत है। आंसर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? स्कूली माहौल, आनुवांशिकता, सांस्कृतिक संदर्भ, अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? सांस्कृतिक संदर्भ। अगला प्रश्न है, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ, निराशा की भावना, विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, जो विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए गए अनुदेशन। तो अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? निराशा की भावना से। तो आज की ये अंतिम प्रश्न था। सीटेट एग्जाम को देखते हुए ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया जा रहा है अनुष्का एकेडमी ग्वालियर परिवार की ओर से। तो यदि आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सीटेट एग्जाम
आपका बहुत अच्छे नंबरों से आपका क्लियर होगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को शुक्रिया।